नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर का डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन की ये जो सीरीज है पेपर एनालिसिस की, इस सीरीज के अंतर्गत हम पेपर 1 पूरा कर चुके हैं। अगर आपने पेपर 1 के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आप ऊपर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर 2 हमारा चल रहा है जिसमें हम मूलतः सेक्शन ए पूरा कर चुके हैं। आज हम अग्रसर हैं सेक्शन बी की ओर, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 से प्रारंभ करते हैं। मतलब सेक्शन बी प्रश्न संख्या 5 से प्रारंभ होता है और ये मूलतः संस्कृत भाषा से संबंध रखता है। दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 5 है, व्याख्या इसमें पूछी जाती है संस्कृत भाषा में, और प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक जो भी प्रश्न बनते हैं वो व्याख्या से संबंधित होते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो यूपीएससी ने प्रश्न संख्या 5 की व्याख्या के अंतर्गत जो सिलेबस दिया है उसमें मूलतः रघुवंश, कुमार संभवम और किरातार्जुनीय, ये 3 महाकाव्यों के प्रथम सर्ग के 10-10 पद्य सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो उन 10-10 पद्यों में से, अर्थात उन 30 पद्यों में से ही ये प्रश्न निर्मित होता है। तो इस प्रश्न को तैयार करने के लिए आपको उन 30 पद्यों को अच्छे से समझना होता है सिलेबस के अंतर्गत। अगर आप इस विषय में नए हैं तो आपको अब जानकारी हो जाएगी, अगर जानकारी नहीं है तो, और है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, नागराक्षरैः संस्कृत भाषा प्रत्येकम सार्धशतेन शब्दैः व्याख्यायिताम्। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि प्रश्न संख्या 5 कंपलसरी है, अनिवार्य है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं और संस्कृत भाषा में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है। 5 पद्य इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक पद्य का 150 शब्दों में आपको व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है। इसके अंतर्गत आप संदर्भ की पद्य किससे संदर्भित है, जैसा कि आप बता सकते हैं कि ये किस कवि के द्वारा रचित उस ग्रंथ में से लिया गया है। ठीक है, और उसका संदर्भ क्या है वो चीज आपको बतानी होती है, और व्याख्या सहित आपको ये चीज 150 शब्दों में प्रस्तुत करनी होती है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रारंभ करते हैं पद्य नंबर 1 से। पहला पद्य है, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्पविषया मतिः तितीर्षु दुस्तिरम मोहार उपे नास्मि सागरम। ये रघुवंश महाकाव्य से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर महाकवि कालिदास, ये कालिदास जी की कृति है और कालिदास जी यहाँ पर रघुवंशियों का वर्णन करते हुए उनके महान तेजस्वीता और अपने विषय में एक तरीके से उपमा अलंकार के साथ में कहते हैं कि क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व च अल्पविषया मतिः। सूर्य वंश की परंपरा का यहाँ पर वर्णन करते हुए कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वो तेजस्वी रघुवंश और क्व च अल्पविषया मतिः, और कहाँ अल्प विषयों को ग्रहण करने वाली मेरी वो सूक्ष्म मति, मेरी वो मंद बुद्धि, अर्थात कहाँ तो जो सूर्य से उत्पन्न होने वाला जो तेज है, तेजस्वी रघुवंश है, वह एक तरफ तो वो, और एक तरफ कहाँ मेरी अल्प विषयों को ग्रहण करने वाली वो सूक्ष्म मति, मेरी वो मंद बुद्धि। इस विषय में कहते हैं कि मैं रघु के वंश का वर्णन करने में से सर्वथा अयोग्य हूँ। इस पंक्ति का भावार्थ ये है कि जिस रघुवंश वर्णन की परंपरा का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जिस रघुवंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उस रघुवंश के वर्णन के लिए मेरी ये सूक्ष्म मति, ये सूक्ष्म बुद्धि सर्वथा अयोग्य है, अर्थात मैं उस रघुवंश वर्णन के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। फिर भी मेरी ये मूर्खता है कि मैं उस रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ।
आगे उपमा अलंकार देते हुए कहते हैं, तितिर्षु दुस्तरम मोहाड उपेद नास्मि सागरम। कहते हैं कि मैं उसी तरह इसे पार करना चाहता हूँ जैसे कोई छोटी सी नाव, जैसे कोई तितिर्षु दुस्तरम मोहाड उपेद नास्मि, कोई छोटी सी नाव से जो एक बहुत बड़ा अपार समुद्र है उसको पार करने की इच्छा कर रहा होता है। सागरम का मतलब समुद्र। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति छोटी सी नाव के सहारे एक बड़े समुद्र को पार करना चाहता है, उसी प्रकार से मैं भी क्या कर रहा हूँ, उस तेज से सूर्य के तेज से उत्पन्न होने वाले उस रघुवंश का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्या हूँ, सर्वथा अयोग्य हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि तो कैसी है, अल्प विषयों को ग्रहण करने वाली जैसी है। तो यहाँ पर आप प्रसंग में बता सकते हैं, संदर्भ जो भी आप लिखेंगे ऊपर, कि ये जो पद्य है महाकवि कालिदास की रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत हुआ है, और इस रघुवंश में ये प्रथम सर्ग में ग्रहण किया गया है, वहां से लिया गया है। यहाँ पर क्या बात कही गई है उसको एक संदर्भ के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला पद्य आपको समझ में आया होगा रघुवंश का, और आपको ये क्लासेस में भी बहुत अच्छे से बताया गया है सारा सब कुछ। तो आपने अगर मीमांसा पर पहली बार विजिट किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मीमांसा संस्कृत अकेडमी का एप्लीकेशन है, आप वहां पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, इनरोल कीजिए, आपको सारी चीजें कोर्स की मिलेंगी। और जैसे जो भी प्रश्न कवर किया गया है उसके अंत में प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, त्योहारों का टाइम है, तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे असीमन पूर्व सुरभिः मणो वज्र सम उत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ते मे गतिः। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे असीमन पूर्व सुरभिः। दोस्तों ये जो पद्य है ये भी रघुवंश से संबंधित है, और यहाँ पर भी महाकवि कालिदास जी रघुवंश वर्णन का जो नेक्स्ट पद्य है, अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे असीमन पूर्व सुरभिः मणो वज्र सम उत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ते मे गतिः। दोस्तों ये जो पद्य है ये भी रघुवंश महाकाव्य से संदर्भित है, मतलब रघुवंश का पद्य है जो कि महाकवि कालिदास जी की प्रमुख कृति है। आप इसके विषय में भी संदर्भ में लिख सकते हैं कि रघुवंश महाकाव्य से उद्धृत हुआ है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है वो आपको एक संदर्भ में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब उसका एक प्रसंग प्रस्तुत करना है आपको, उसके बाद इस पद्य की व्याख्या करनी है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर रघुवंश वर्णन का वर्णन जो कर रहे हैं उसी श्रृंखला को कवि कालिदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे असीमन पूर्व सुरभिः, कि यद्यपि सूर्य वंश का वर्णन कर पाना मेरे लिए क्या है, कठिन कार्य है। क्या है, कठिन कार्य है, भावार्थ समझिएगा। तथापि जो प्राचीन पूर्व सुरभिः, प्राचीन अर्थात पूर्व में जो भी मनीषी गण हुए हैं, जैसे आदि कवि वाल्मीकि और अन्य जो भी मनीषी हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, पूर्व में ही रघुवंश की परंपरा का जो वर्णन किया है, उस परंपरा के कारण अर्थात इस कुल का वर्णन इन्होंने पहले ही कर दिया है। इस वाणी का प्रवेश द्वार उन्होंने क्या कर दिया है, खोल दिया है। कृतवाग्द्वारे यानी कि वाक का मतलब होता है वाणी और द्वारे मतलब द्वार, तो इस वाक द्वार का जो मार्ग उन्होंने खोल दिया है, उस वाक मार्ग के द्वारा अब मेरे लिए रघुवंश वर्णन का जो मैं करने जा रहा हूँ, रघुवंश परंपरा का जो वर्णन करने जा रहा हूँ वो आसान कार्य हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि पूर्व में जो भी मनीषी हुए हैं उन्होंने पहले ही रघुवंश का वर्णन कर दिया है। वंशे असीमन, इस रघुवंश का वर्णन उन्होंने पहले ही कर दिया है, तो ये वाणी से जो प्रवेश द्वार उन्होंने मेरे लिए खोल दिया है, वाणी का प्रवेश द्वार, अब क्या हो गया है, इस कार्य में मेरा प्रवेश अर्थात गति उसी प्रकार क्या हो गई है, संभव हो गई है। ठीक है, आगे है
मणो वज्र सम उत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति है। तो मणो अर्थात मणि, तो मणि के विषय में कहते हैं उपमा देते हुए कवि कालिदास जी कि जिस प्रकार से अगर किसी मणि में पहले ही छेद कर दिया जाता है अर्थात पहले ही उसमें द्वार कर दिया जाए और सूत्र का मतलब है धागा, और उस द्वार की हुई मणि में सूत्र डाल दिया जाए अर्थात धागा डाल दिया जाए छिदी हुई मणि में, वो धागा आसानी से प्रविष्ट हो जाता है, मतलब उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इनका क्या यहाँ पर उपमा है कि देखिए कि जिस प्रकार से किसी मणि में पहले ही छेद किया जा चुका है, उस छेद में धागा डालना जैसे आसान हो जाता है, वैसे ही मेरे लिए क्या है, पूर्व में जो मनुष्यों ने रघुवंश परंपरा का जो वर्णन कर दिया है, उससे मेरा जो ये रास्ता है रघुवंश वर्णन का वो आसान हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मणि बड़ी कठोर चीज होती है, ठीक है, परंतु जब उसमें छिद्र कर दिया जाता है तो कोमल धागा भी उसमें आसानी से पिरोया जा सकता है। उसी प्रकार से सूर्यवंश की महिमा का वर्णन करना भी कालिदास जी के लिए अनबिंद मणि में धागा डालने के समान हो गया है, यानी कि उसमें धागा डालने के समान एक बड़ा कठिन कार्य है, परंतु जैसे छिद्र हो जाने से मणि में धागा पिरोना सरल हो जाता है, उसी प्रकार वाल्मीकि द्वारा सूर्य कुल पर रामायण काव्य की रचना कर देने से इस कठिन काम को भी कर देना अब कालिदास जी के लिए क्या हो गया है, सरल हो गया है। ठीक है, तो आपको ये पद्य का अर्थ समझ में आया होगा। अगला पद्य है यम सर्वशैलाः परिकल्प्यवासं मेरो स्थिते दोग्धरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीशश्च प्रत्युपदिष्टां दुदुर्हु धरित्रीम्। दोस्तों ये जो पद्य है ये भी माँ कवि कालिदास की कृति अर्थात कुमार संभवम से उद्धृत हुआ है। आप प्रसंग में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख नहीं सकते, लिखना ही है आपको संस्कृत भाषा में। और यहाँ पर हिमालय के विषय में बताया जा रहा है। कवि कालिदास जी कहते हैं कि यम सर्वशैलाः परिकल्प्यवत्सं, कि यम सर्वशैलाः परिकल्प्यवत्सं मेरो स्थिते दोग्धरी दोग्धक्षे। तो यहाँ मेरु नामक जो पर्वत है वो दोहने में दक्ष है, ठीक है, जैसा कि आप बताया गया है कि मेरु नामक जो पर्वत है वो दोहने में क्या है, दक्ष है, और दोह दक्षी दुहने में जो निपुण है, भास्वंती जो चमक रहे हैं, देदीप्यमान है, कौन, रत्न। तो देदीप्यमान रत्न और महोषधीशः यानी कि महान जो जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, संजीवनियां हैं, वो सब उनके विषय में बताया जा रहा है। प्रत्युपदिष्टाम जो राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट की गई है, दुदुर्हु धरित्रीम, धरित्री का मतलब होता है पृथ्वी, और दुदुर्हु जो दुहा गया है, क्या, पृथ्वी रूपी गाय का दुग्ध जो दोहा गया है। और कहते हैं कि यम सर्वशैला, यम जो, यम का मतलब होता है जो, ठीक है, सर्वशैला परिकल्प्य, परिकल्प्य मतलब कि बना करके, ये प्रवेश करके, इसके दो अर्थ होते हैं। तो परिकल्प्य अर्थात उसमें परिकल्पित करके, बना करके। तो कहते हैं कि सभी पर्वतों ने, यम सर्वशैला, सर्वशैला मतलब सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बना करके, वत्सम अर्थात बछड़ा, ठीक है, तो जिस हिमालय को सभी पर्वतों ने बछड़ा बना करके दोहने में निपुण कौन है, सुमेरु नामक पर्वत जो दोहने में दक्ष है, दोहने में निपुण है, उनके रूप में स्थित रहने पर क्या है, पृथुपदिष्टाम जो राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट की गई है अर्थात आदेश दी गई है, इस प्रकार की दुदुर्हु धरित्रीम अर्थात पृथ्वी रूपी गाय से देदीप्यमान भास्वंती रत्नानि यानी कि देदीप्यमान जो चमत्कारिक रत्न है, और महोषधीशः जो संजीवनी अर्थात महान महान जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, वो क्या की गई, औषधियां दूही
गई, किसके द्वारा? मेरु नामक पर्वत के द्वारा वो औषधियां दूही गई। अब यहाँ पर आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार से शब्दों का तात्पर्य तो आ गया, लेकिन भावार्थ समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पृथ्वी को तो क्या मान लिया इन्होंने? गाय। ठीक है, और मेरु नामक जो पर्वत है, जो दोहने वाले व्यक्ति हैं, ये क्यों है? क्योंकि दोहने में दक्ष है, दोहने में निपुण है। अब मेरु नामक पर्वत के द्वारा पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, उस पृथ्वी रूपी गाय के दोहन में क्या क्या पदार्थ निकल रहे हैं? भास्वंती रत्नानी, चमत्कारिक रत्न निकल रहे हैं, और महौषधीश, यानी कि महान महान औषधियां, जड़ी बूटियां निकल रही है, और जो कि राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट की गई है। उस पृथ्वी रूपी गाय से चमत्कारिक रत्न और महान औषधियां निकल रही है। यम सर्वशैला परिकल्प्य, जो सभी पर्वतों के द्वारा, जिसको सभी पर्वतों ने बछड़ा बना लिया है। तो यहाँ पर बछड़ा तो कौन है? हिमालय। ठीक है, दोहने वाले मेरु नामक पर्वत हैं, और गाय जो है पृथ्वी है। ठीक है, और उस गाय को जब दोहा जा रहा है, अर्थात वो हिमालय की जो पृथ्वी है उसको जब दोहा जा रहा है, तो आपको भी पता है कि हिमालय से महान जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, चमत्कारिक रत्न प्राप्त होते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर महाकवि कालिदास जी उनका अच्छे से वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यही चीजें आपको संस्कृत भाषा में क्या करने हैं? प्रस्तुत करने हैं। अब आप इसकी व्याख्या अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट पद्य है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तब अनुभावो अयम वीधि यन्मया निगूढ़ तत्वम नैवत्म विद्वेषाम। दोस्तों, ये जो पद्य है ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है, और जो कि महाकवि भारवी की प्रमुख कृति है। ठीक है, तो ये भारवी की कृति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत हुआ है। आप इसके संदर्भ में लिख सकते हैं, और इसका कुछ प्रसंग जो कि इस पद्य में आपको है वो बताना है संस्कृत में, फिर संस्कृत में इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, आप चाहे तो अगर आपको व्याकरण समझ में आती है तो व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप अंत में लिख सकते हैं। ये एक प्रारूप होता है लिखने का। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि पद्य में क्या कहा जा रहा है। अब आपको पता है कि किरातार्जुनीयम जो है एक राजनीतिक प्रधान महाकाव्य है। ठीक है, यानी कि महाभारत के कुछ अंश जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ये महाभारत पर आधारित काव्य है। तो क्या होता है, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में जब पांडवों को वनवास होता है, वो वन में चले जाते हैं, और दुर्योधन जो छल से उनके राजपाट को छीन लेता है, तो वहां पर जो है राजा युधिष्ठिर वन में राजपाट की राजव्यवस्था को जानने के इच्छुक होते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि वो दुर्योधन जिसने छल से राज्य को छीन लिया है, वो उस राजव्यवस्था को कैसे संभाल रहा है, लोगों के साथ में अर्थात प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है। ये सारी चीजें जानने के लिए राजा युधिष्ठिर वन से किसी गुप्तचर को भेजते हैं, जो कि एक वेश मतलब भेष धारण करके वहां पर अलग भेष धारण करके जाता है। और इसी श्रृंखला को महाकवि भारवी आगे बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि वो जो भेषधारी है, जो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जान करके वापस उस समाचार को देने के लिए युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, वो कहता है कि क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः, कि कहाँ तो राजाओं की अत्यंत दुर्गे राजनीति, भूपति नाम का मतलब है राजा लोग, बहुवचन रूप है, तो कहाँ तो राजाओं की अत्यंत दुर्गे राजनीति, और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी, अर्थात वो खुद को कैसा बता रहा है, जंतु, अर्थात तो क्या है, वो वनवासी में वन में निवास करता है तो एक वनवासी हुआ, तो कहाँ मुझ जैसा अज्ञानी, वन में रहने वाला अज्ञानी जन कहा जाता है, या समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कवि कालिदास जी की भाषा का अनुकरण हुआ है, भाषा शैली का। आप देख पा रहे हैं क्व भूपति नाम और क्व जंतवः। ठीक है, तो इस विषय में वो
जो है वो कह रहा है कि कहा तो भूपति नाम राजाओं के अत्यंत दुर्गे राजनीति। अब यहाँ पर एक शब्द आया है निसर्ग दुर्बोधम। इस निसर्ग दुर्बोधम का मतलब है कि जो स्वाभाविक रूप से समझने में क्या हो, अत्यधिक ही कठिन हो। ठीक है, अत्यधिक ही कठिन हो। और अबोध विक्लवा, इस शब्द को अलग करेंगे तो अबोध विक्लवा इसका मतलब होता है अज्ञान के कारण जो मूढ़ है। अबोध का मतलब है अज्ञानी लोग हैं जो मूर्ख हैं, इस प्रकार से। और जंतव जो जंतु है, जंतव का मतलब है पामर, जो अज्ञानी हैं, जो वन में निवास करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। और विद्वेषाम, विद्वेषाम का मतलब होता है शत्रु। वो शत्रु कौन है यहाँ पर? दुर्योधन है। तो उसकी राज्य व्यवस्था को जान करके जब वो आए हैं तो निगुण तत्व, अत्यंत गूढ़ जो तत्व जान लिए हैं उन्होंने। नए वर्तमान जो 6 गुणों से युक्त राजनीति होती है, ठीक है, उसको अवैधी उन्होंने क्या कर लिया है? जान लिया है। इस प्रकार से वो यहाँ पर युधिष्ठिर से कहते हैं महाराज कि राजाओं की जो अत्यंत दुर्गे राजनीति है वो कहा तो वो, और कहा मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति, यानी अज्ञानी जन, ये तो आपकी शिक्षा का प्रभाव है। तब अनुभव अयम वेदी, तब अनुभव, यहाँ पर इस शब्द को अलग कीजिए। तब अनुभव, ये तो आपका प्रभाव है कि मुझ जैसे अज्ञानी पर पड़ा है, जिसके कारण क्या हो गया है कि मैं शत्रुओं के भेद को, अर्थात अत्यंत गुढ़ जो उस कूटनीति है उसको जान पाया हूँ, और उस कूटनीति के विषय में मैं जानकारी प्राप्त कर सका हूँ वहां से। राज व्यवस्था जो कि वो जान करके आया है दुर्योधन की, तो उसके विषय में वो बता रहा है गुप्तचर युधिष्ठिर को कि कहा तो राजाओं की जो अत्यंत दुर्गे राजनीति होती है वो, और कहा मुझ जैसा अज्ञानी, किंतु उस राजनीतिक रहस्य को, जो कूटनीति को जान मैं सका हूँ, उसमें सिर्फ आपका प्रभाव है कि मैं वो जान पाया हूँ, और वो जानकारी, वो संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज इस का भावार्थ है एक तरीके से, और यही आपको इसमें संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, हम ये सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने क्लासेस अटेंड की है। अगला पद्य है विशंक मानो भवतः पराभवं नृपासनस्तो अपि वनाधिवासिनः दुरोधरच्छद्मजीतां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। तो ये भी जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है प्रथम सर्ग से, और महाकवि भारवी की कृति है। वही संदर्भ जो इसमें है, मेन तो वही आएगा, केवल पद्य का जो कुछ प्रसंग वगैरह है वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो जो श्रृंखला है उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ जो दुर्योधन है वो राज्य भ्रष्ट कर रहा है। वन में निवास करने वाले आपसे सदैव पराजय की आशंका रखता है। पराभवम रपासनस्तो अपि वनादिवासिनः। नेक्स्ट पद्य है विशंक मानो भवतः पराभवम रपासनस्तो अपि वनादिवासिनः दुरोधरच्छद्मजीतां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। ये भी किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है, उसके प्रथम सर्ग से। महाकवि भारवी की प्रमुख कृति है। जो आपने डिटेल्स प्रसंग में ये इसमें लिखी है संदर्भ में, वो भी वही इसी में आएंगे। ठीक है, कुछ प्रसंग बदल जाएंगे इसके पद्य के अकॉर्डिंग, तो वो आपको लिखने होंगे। बाकी व्याख्या आपको इसमें अलग है, जैसे कि इसकी व्याख्या में आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब ये जो अभी बात चल रही थी कि वो जो राजनीति को जान करके आया है गुप्तचर, उस पर राजा युधिष्ठिर का ही प्रभाव है, वो बता रहा है। ठीक है, नहीं तो वो कहाँ से जो राजाओं की राजनीति है, वो कूटनीति है, उसको समझ पाता। तो उनके साथ रहते रहते वो समझ गया। अब आगे बात आगे बढ़ रही है, और वो कहते हैं
विशङ्कमानो भवतः पराभवं नपासनस्थो अपि वनादिवासिनः। नपासनस्थः अपि मतलब जो नृप है, जो नृप अर्थात राजा है, कहाँ का? हस्तिनापुर का। तो जो हस्तिनापुर का राजा है, वनादिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः आपके लिए या आपसे, पराभवम, पराभवम का मतलब होता है जिससे वो क्या हो? पराजय हो, मतलब पराभवम जिसका भव उसको दिखाई देता है, भय दिखाई देता है, पराजित हो, पराजय होने का भय। और विशंकमानः, विशंकमान से तात्पर्य है दोस्तों जिसकी आशंका रहती है, मन में भय रहता है, जिसकी आशंका रहती है। ठीक है, तो वो गुप्तचर राजा युधिष्ठिर को बता रहा है कि जो मैं राजनीति जान करके आया हूँ, उस राजनीति में मुझे जो दिखा है उसका भय, किसका? दुर्योधन का भय। भले ही वो राजनीति व्यवस्था को अच्छे से संभाल रहा है, सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गया है, परंतु वनादिवासी में, वन में रहने वाले आपसे, भवतः आपसे, पराभवम वो पराजय की आशंका रखता है, मतलब अभी भी वो पराजय की आशंका आपसे करता है। ठीक है, कौन? सुयोधन, वो दुर्योधन। सुयोधन का मतलब है यहाँ पर दुर्योधन। वो दुर्योधन अभी भी, आप भले ही वन में है किंतु फिर भी आपसे पराजय की आशंका लिए हुए है, पराभव आपसे पराजित है। इस प्रकार से दुरोदर छद्म जीताम, अब उसका विशेषण बता रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं कि दुरोदर छद्म जीताम, जिसने जुए के कपट से जीती गई जगती पृथ्वी को, जुए के कपट से जीती गई पृथ्वी को क्या कर लिया? अर्थात उस राज्य को नयन नीति पूर्वक जेतुम जीतने की, समीहते अर्थात इच्छा रखता है कि वो जो सुयोधन है, जो संपूर्ण पृथ्वी को, जो कि जगती अर्थात उस राज्य को नयन नीति पूर्वक जेतुम जीतने की इच्छा वो अभी भी रखता है, किंतु फिर भी क्या है? उसके अंदर आपका भय है, आपसे हारने की उसके अंदर आशंका है। ठीक है, जबकि आप वन में निवास कर रहे हैं। तो इसी विषय में कहते हैं कि दुर्योधन सन्मार्ग पर चलने वाले युधिष्ठिर से भयभीत रहता हुआ शासन कर रहा है वो दुर्योधन, और जो छल से जीती हुई राजलक्ष्मी अर्थात राज्य का मन से भोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्या है? उसके मन में अभी भी आपका भय है, भले ही आप उसके समक्ष नहीं हैं। तो यही इसका भावार्थ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और आप अब इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करेंगे संस्कृत भाषा में। अगर आपने अनुवाद की क्लासेस पूर्व में अटेंड की है तो आप इनको आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर आप मीमांसा पर नए हैं तो मैं कहूंगी कि मीमांसा संस्कृत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर इनरोल कीजिए, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, और जो अनुवाद की क्लासेस है वहां से आपको प्रारंभ करना है। बेसिक जानकारी क्लासेस में कि कैसे ट्रांसलेशन करना है वो सारी चीजें आपको बताई गई है। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।